चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट को। शुरुआत करेंगे सैफ अली खान की खबर के साथ। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में आज पेश किया गया और जहां से इसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया है। आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया गया। दरअसल सैफ अली खान पर आखिरकार हमला क्यों हुआ, अब इसका खुलासा जल्द हो सकता है, लेकिन भी कई सवाल और भी हैं जो अनसुलझे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करता था, लेकिन हमले की रात को वो एक्टर के घर में कैसे घुसा, उसने सैफ पर आखिरकार क्यों चाकू से वार किया, ये सवाल अभी भी जिंदा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी, जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी, जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है। अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मकराना से कांग्रेस पार्टी के विधायक जाकिर हुसैन की गाड़ी का एक्सीडेंट भंडाना के आसपास हुआ है। नेशनल हाईवे 21 पर विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा मौके पर पहुंचे हैं। बहरहाल सबसे पहली तस्वीर इस हादसे के बाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक विधायक जाकिर हुसैन पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। सदर थाना पुलिस भी मौके पर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, क्या अपडेट जानकारी?
ये जयपुर की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान भंडाना के समीप यह सड़क हादसा हुआ है और जो विधायक की जो गाड़ी थी उसके आगे एक गोवंश आ गया और गोवंश आने के कारण जो विधायक की गाड़ी है वो टकरा गई और इसी कारण ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो ड्राइवर हैं और जो विधायक है और जो अन्य स्टाफ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन गंभीर सवाल फिर उठ गए हैं क्योंकि नेशनल हाईवे 21 पर एक गोवंश आया है तो NHAI की लापरवाही सामने आई है। अभी 2 दिन पहले पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की जो काफिले में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके सामने भी गाय आ गई थी और आज फिर इसी तरह का घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में जो गोवंश हैं वो सड़क हादसे के कारण बन रहे हैं और नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे सब असुरक्षित होते जा रहे हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। VIP विधायक सुरक्षित है आशीष? बिल्कुल, विधायक जाकिर हुसैन पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचे थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर यहां पर जीरोता लाया गया है जहां को कुशलचेम पूछी है। पूरी तरह अब वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही जो उनकी क्षतिग्रस्त गाड़ी है उसको भी ट्रेन के माध्यम से अब जयपुर भिजवाया जा रहा है। विधायक और विधायक का स्टाफ पूरे हादसे में सुरक्षित है और इस जो घटनाक्रम में जो गाय सामने आई थी उस गाय की जरूर मौत हो गई है और पूरा घटनाक्रम आवाज के आने से हुआ है। तो मौके पर जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची? बिल्कुल, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है, वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, सिर्फ गाड़ी डैमेज हुई है, लेकिन बड़ा हादसा होने से बचा है और विधायक के जाकिर हुसैन इस पूरे हादसे में बाल बाल बच गए हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार नेशनल हाईवे पर 21 पर इस तरह से जो जानवर हैं, चाहे वो नीलगाय हो, गाय हो, वो इस तरह से हाईवे के बीचों बीच कैसे विचरण कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही काफी सारे हादसे ऐसे हुए हैं एक्सप्रेसवे पर। हमने देखा अभी 2 दिन पहले ही जब जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला जा रहे थे तब उनकी गाड़ी के आगे, उनके काफिले के आगे गोवंश आ गया, एक जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विधायक जाकिर हुसैन पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बहरहाल सैफ पर हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 72 घंटे बाद और पुलिस ने दावा किया कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में दाखिल हुआ था। उसने करीब 6 बार सैफ अली खान पर किया वार और इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। आपको हमले वाले दिन की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। सैफ पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। 72 घंटे बाद पकड़ा गया हमलावर। जनवरी की रात हमलावर सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में घुसा था। पहली तस्वीर में वो अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखा। सैफ के घर की मेड ने बताया कि हमलावर घर में करीब 2 बजे दाखिल हुआ था, जहां हमलावर की मेड से बहस भी हुई। मेड के मुताबिक हमलावर ने करोड़ों रुपए की मांग की थी। आवाज सुनकर सैफ अली खान बच्चों के कमरे में पहुंचे, जहां सैफ पर आरोपी ने कई वार किए। सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगे। उसी रात उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। सैफ पर हमले के बाद आरोपी चुपचाप फरार हो गया। घर का स्टाफ भी उसे पकड़ नहीं पाया। अपार्टमेंट के गार्ड भी उसे पकड़ने में नाकाम रहे। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीम जांच में जुटी, जबकि उसी सुबह हमलावर दादर स्टेशन पर दिखा, जिसके बाद पुलिस ने कई CCTV खंगाले। सैफ पर हमले के बाद भी आरोपी मुंबई में कई जगह घूमता रहा। एक तस्वीर में वो बांद्रा में घूमता दिखाई दिया। हमलावर ने उस दिन खरीदारी भी की थी। वो एक तस्वीर में हेडफोन खरीदते हुए दिखाई दिया। सैफ अली खान पर हुए हमले के 72 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। बाद में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात और हमलावर के बारे में जानकारी साझा की। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए हमलावर का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो 30 साल का है। भारत में वो अवैध रूप से रह रहा था। करीब 5 से 6 महीने पहले ही वो मुंबई आया था और एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था।
चोरी के इरादे से वो पहली बार सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। और चलिए बात करेंगे महाकुंभ की, जहां प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ के इलाके में आग लगने की जानकारी सामने आई और सेक्टर 19 में कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की जानकारी मिल रही है। दोनों रेल ब्रिज के नीचे टेंट में आग लगी है। महाकुंभ इलाके में आग पर पुलिस का बयान सामने आया है। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है, यह प्रयागराज पुलिस की तरफ से बताया गया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए कहा है। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इसी की वजह से टेंट में आग लगी, जिसकी वजह से कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, आग को बुझा लिया गया है। और जैसे ही ये खबर आई, इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया था और उन्होंने जो जानकारी है पूरी वो ली है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने खुद तमाम जगहों को जाकर के देखा है, अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। और इसी बीच प्रयागराज पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि सिलेंडर में दरअसल ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से आग लगी थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी हम आग की दिखा रहे हैं उस वक्त की। अब हालांकि आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बात को लेकर के प्रयागराज पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने सभी से यह भी कहा है कि अब पूरी तरह से आग बुझा ली गई है, कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है और किसी भी तरह की अफवाहों को पर ध्यान ना दें और ना किसी तरह की अफवाहें लोग कुंभ को लेकर के फैलाएं। तो प्रयागराज की दो तस्वीरें हैं। ये आग लगी थी, भीषण आग लगी और देखते देखते कई टेंट में फैल गई। कई टेंट जलकर के खाक हुए हैं, लेकिन त्वरित जो दमकल है उन्होंने कार्रवाई की। मौके पर जो 6 दमकल तुरंत पहुंची, कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में, और इसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। कुछ ही देर पहले ही आग लगी थी जिसे बुझा लिया गया है। तो महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी उसे पूरी तरह से बुझा लिया गया है। सेक्टर 19 में स्थित कई टेंट जल करके खाक हो गए। दमकल की टीमों ने इस आग पर काबू पा लिया है। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की ये खबर आई थी, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लिया गया है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे का कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित। तो महाकुंभ में आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए संगम नगरी आस्था के समंदर में भक्ति के गोते लगा रही है और देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु बेहतरीन इंतजाम देख करके गदगद नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती में लगे सबसे बड़े सनातनी मेले में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस समागम में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज छुट्टी होने के कारण भी संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम के तट पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर तिल रखने की जगह नहीं बची।
संगम घाटों पर हर जगह जिधर देखिए उधर जन सैलाब नजर आ रहा है। संगम की रेती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं और 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप देखिए कि ये यमुना का तट है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। माकुल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लोगों को लाइफ जैकेट दी गई है, नाविकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जिस ओर नजर डालिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक आज ये 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की गई है कि योगी सरकार का ये मानना है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही बोटिंग का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। 2 स्नान पर्व अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नान पर्व इस महाकुंभ मेले का है वो मौनी अमावस्या का है जो कि 29 जनवरी को है। उसी स्नान पर्व को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति को प्रशासन ने भी एक रिहर्सल के रूप में लिया था और यहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल में ही अगर बात करें तो जल में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। जल पुलिस का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि घाटों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए नाविकों का किराया भी बढ़ाया गया और फिक्स कर दिया गया है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के साथ ही 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर हर गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप लोगों की भी बहुत कठिन ड्यूटी है, हम लोगों का तो आज ऑफ है, ठीक है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं। हाँ, आप भी अपना सौभाग्य मानती है और हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि माँ गंगा की सेवा कर पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं, वो आप ही की मेहनत की वजह से ये नजारा देख रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सर लखनऊ से आ रहे हैं और हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ आके इतना आत्म शांति मिला है हमें। रात में हमने आके यहाँ पे घाट पे हम लोगों ने कैंपिंग करी, सुबह नगर कोतवाल श्री हनुमान जी के दर्शन करे। बस बाबा की दया है, खुशी का बहुत बड़ा अवसर है, हिंदुत्व के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जनरेशन के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी रूट से जुड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए एक मौका है प्राउड की बात है कि हम इसका हिस्सा हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि हम इसका हिस्सा हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आगे तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का ये कारवां है और कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या दुधमुए बच्चे, सभी यहाँ पर माँ गंगा की गोद में स्नान करने के लिए ऐसे ही कदम दर कदम चले आ रहे हैं और आस्था के इस सागर में गोते लगा रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए संगम नगरी आस्था के समंदर में भक्ति के गोते लगा रही है और देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु बेहतरीन इंतजामों को देखकर गदगद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सनातनी परंपरा को निभाते हुए भक्ति की डोर थामे चलना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर मन अध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता और अंतर्मन की यात्रा, इस यात्रा में सब कुछ बेमानी हो जाता है। तभी तो कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने सफलता के शिखर तक पहुंचकर भी सनातन की राह पकड़ ली, जिनकी कहानियां मिसाल बन गई हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ नगर में संगम की रेत पर डेरा जमाने वाले तमाम साधु संत ऐसे हैं जो करियर के चरम पर थे, लेकिन फिर उन्हें गुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने सनातन की राह पकड़ ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि फिर इसे कभी छोड़ ना सके। केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं।
ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनकी कहानियां सभी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसी एक कहानी है एथलीट फुटबॉलर से महामंडलेश्वर बनी श्रद्धा माता की, जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। खिलाड़ी से साधना और सिद्धि तक की यात्रा के कई किस्से हैं, जिनके कारण अनायास ही मन संन्यास में रम गया। मैं बचपन से सुमिरन ध्यान करती थी, क्योंकि मेरे परिवार 5 पीढ़ी से कबीरपंथी रहे हैं। तो ध्यान सुमिरन करते करते कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में होता था, कुछ अलग से घटनाएं मेरे साथ घटती थी। जैसे आम लोग जीवन जीते हैं, स्कूल मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है। हाँ जी, मुझे बहुत गेम्स वगैरह पसंद रहा, एथलीट्स और फुटबॉल प्लेयर थी, बहुत पसंद था स्कूल में मुझे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा उस तरफ मेरा झुकाव रहा। और दूसरी तरफ मेरा था ध्यान की ओर। ध्यान शब्द को भी नहीं पता, बहुत कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ ऐसे घटनाएं जो मेरे अंदर घटता रहता था। और दूसरी तरफ ये था कि मृत्यु को जानने की एक अलग मेरा जिज्ञासा रही। कोई शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए। तो कुछ प्रारब्ध रहा है। और जब कभी मुझे जहाँ मैं रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है जी, सुबह उठती थी तो मुझे इसे रात को कभी कोई गांव में शरीर छोड़ने वाला है तो एक मेरे अंदर में मैसेज आता था कि सुबह उठती थी को लगता कि ये शरीर छूट रहा है किसी के, तो उठ के मैं बोल देती थी। तो फिर सब बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ उस विषय में कहना, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। महामंडलेश्वर चेतना माता की कहानी भी हैरान करने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम पास करने वाली लड़की संत बन गई, भक्ति के सागर में ऐसे डूबी कि फिर सांसारिक जीवन से मन उठ गया। गांव से रिलेटेड हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुआ, गुड़गांव के पास में जन्म वहाँ हुआ। और पढ़ाई लिखाई मैंने हरियाणा से किया, रोहतक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर बहुत प्रश्न थे कि छोटा सा गांव का एरिया है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो वो मन में दिखता था कि मैं थोड़ा सा बड़ी हो जाऊं, मैं कुछ कार्य करूंगी और सोशल वर्क करना है, देश की सेवा करना है, गरीबों की मुझे सेवा करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कर रही थी? फिर मेरा एक मन था कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है जीवन में, और मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ऑफिसर के माध्यम से मैं थोड़ा धन कमाऊंगी और लोगों की सहायता करूंगी। फिर यही प्रश्न मन में, आध्यात्मिक प्रश्न भी और लोगों की सेवा भाव का प्रश्न चलता रहा। फिर जब मैं 12th में थी, मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो मुझे गुरु से मिलना हुआ 95 में। 95 में गुरु का प्रोग्राम था महायोगी पायलट बाबा जी का। योग माता जी जो हमारी बहुत पूजनीय है, उनकी समाधि थी गुड़गांव के पास में ही एक ग्राम है, वहां पे समाधि थी। तो मैं ऐसे ही मिलने गई थी, तो फिर गुरु जी का दर्शन हुआ। और मेरे जो माता का परिवार था वो समाधि वाले गुरु ढूंढ रहे थे। नाना जी तो मेरे खुद ही एक गुरु में थे, लेकिन मामा जी लोग कह रहे थे कि हम जो समाधि लेगा हम उसको गुरु बनाएंगे। तो फिर जब बाबा जी